तो बजट से उम्मीदें बहुत हैं प्रदेश की जनता को। अब जब बजट पेश होगा उसके बाद देखना होगा कि क्या जनता की उम्मीदों पर बजट खरा उतरेगा या नहीं। आपने उम्मीदें सुनी हैं लोगों की, यहाँ पर गृहिणियां जो हैं महंगाई से राहत देने की मांग कर रही हैं। उम्मीद उनको है कि इस बार सरकार उनको महंगाई से राहत दिलाएगी। और यहाँ पर युवा वर्ग खासतौर पर रोजगार की मांग कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो 30% यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा में इस वक्त है, जो कि एक बड़ा चिंता का विषय है सरकार के लिए। और सरकार को इसे कंट्रोल करना होगा, क्योंकि सरकार बार बार ये दावा करती है कि हम रोजगार देंगे। और हम इस पर चर्चा करेंगे, उम्मीदें बजट पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हरियाणा का बजट आने वाला है। और ऐसे में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपको से करा देती हूँ। इस बीच हमारे साथ रमनीक सिंह मान बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, भाग सिंह दमदमा जेजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा अजय सिंगला कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं, और MM गोयल अर्थशास्त्री हैं, और RN मलिक यहाँ पर राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ इस चर्चा में। हरियाणा के बजट को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीदें यहाँ पर हर कोई लगाए बैठा है। सबसे पहला सवाल मेरा जेजेपी के प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी से है। आप सरकार के साथ सहयोगी दल है, गठबंधन में आपकी सरकार है, और किस तरीके की उम्मीद यहाँ पर हम कर सकते हैं, प्रदेश की जनता कर सकती है कि आप बीजेपी के साथ मिलकर कैसा बजट आज हरियाणा की जनता को देने वाले हैं? किस तरीके की उम्मीदें, क्या उम्मीदों पर खरा उतरेगा आपकी सरकार का बजट? भाग सिंह जी। भाग सिंह की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं आपका रुख बाद में करूंगी, तो यहाँ पर हम बीजेपी के प्रवक्ता रमनीक सिंह मान जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि यही सवाल सर मेरा आपसे है, क्योंकि आप सरकार में हैं और जनता को उम्मीदें हैं आपकी सरकार से। क्या जनता की उम्मीदों पर आपकी सरकार जो बजट लेकर आने वाली है वो खरा उतरेगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपने जो अपने ओपनिंग में एक बात कही कि हरियाणा के अंदर 20% या पता नहीं 30% जी। तो ये आंकड़ा आप कहाँ से लेकर मुझे समझ में नहीं आई बात आपकी। जी, हाल ही का आंकड़ा है जी। नहीं, हाल का है या बेहाल का है मेरे को मालूम नहीं है, परंतु ये आंकड़ा ठीक नहीं है। ये आंकड़ा ठीक है, अगर आप भी चेक करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा सर। ये नहीं, आप कौन सी वेबसाइट से देखते हो? कांग्रेस की वेबसाइट से देखते हो? नहीं, कांग्रेस की वेबसाइट पे क्यों देखेंगे सर? कहाँ से देखते हैं बताइए ना। 30% कहाँ से बेरोजगारी होगी बताइए? मैं भी आपको बताती हूँ, ये आंकड़ा भी बताती हूँ, आप खुद चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ठीक है, पहले सवाल का आप जवाब दे दीजिए, जनता की उम्मीदों पर आपका बजट उतरेगा या नहीं? हाँ, तो सबसे पहले तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि जब आप रूमों में चलाते हैं तो आप तथ्यात्मक बातें किया कीजिए, और जनता की अपेक्षाओं जन आकांक्षाओं के अनुरूप ये बजट हो, उसके लिए ही तो जितने भी विधायक हैं उनके साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने विमर्श किया कि सभी जनप्रतिनिधि, वो चाहे किसी पार्टी से संबंध रखते हो, ताल्लुक रखते हो, उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप ये बजट हो। इस बात के अंदर किसी प्रकार से संदेह न रखिएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का बतौर फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री, ये पहला बजट है और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बढ़िया बजट रहने जा रहा है। आप समझने का प्रयास ये भी कीजिएगा कि हरियाणा के अंदर जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार आई है, तब से जो हरियाणा की इकोनॉमी है वो एक जो 67 बिलियन डॉलर यानी कि 4.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी, 4 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी, वो आज 7.85 लाख करोड़ यानी कि 110 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, जो किसी छोटे देश से बहुत ऊपर है। और दूसरी बात देखिए, हरियाणा ने निरंतर, चाहे वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल सेटअप करने का मामला हो, चाहे वो डिपार्टमेंट फॉर फॉरेन कोऑपरेशन सेटअप करने का मामला जो हाल ही इसी महीने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो विदेशी निवेश लाने के लिए और यहाँ पे इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने के लिए जो मानदंड अपने IMF के हैं, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के मानदंड है, उनके ऊपर हरियाणा खरा उतर रहा है। और इकोनॉमिक हेल्थ हरियाणा की बनस्पत पंजाब के या बड़े प्रदेश ले लीजिए आप, आंध्रा, तेलंगाना या बिहार या और स्टेटों के मुकाबले हरियाणा बहुत हेल्दी इकोनॉमी है। और किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा IMF का या RBI का गाइडलाइन नहीं है जिसको वायलेट किया गया हो, चाहे वो लोन रीपेमेंट्स को लेके हो, चाहे वो इंटरेस्ट रीपेमेंट्स को लेके हो। हरियाणा इस वक्त इकोनॉमिक के लिए बात कहें या आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, EODB जो है, EODB के अंदर हरियाणा 14वें स्थान से 30वें स्थान पे है, और स्मॉल स्टेट जो छोटे राज्य है भारत के, उनके अंदर नंबर 1 पे है, और 100% जो जितनी गाइडलाइंस है उनको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य है। जी, आपने एक सवाल पूछा था, मैं उसका जवाब भी आपको दे देती हूँ। आप पूछ रहे थे ना कि ये डेटा कहाँ से आया है। ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की तरफ से डेटा रिलीज किया गया है, जिसमें दिसंबर तक ये रिपोर्ट है, जिसमें 30% हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। नहीं, ये कौन सा ये ऑथेंटिक डाटा है, यानी ये कौन सा रिसर्च सेंटर है, ये प्राइवेट रिसर्च सेंटर है? पर आपको ये बता दूं, जो सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन सर इसी के ही एक मिनट, मैंने आपकी बात, आपने अपनी बात रखी, मैंने संयम से आपकी बात सुनी, आपने मुझे बताया कौन सा सेंटर है, क्या डाटा है, मैंने सुना।
अब आप भी थोड़ा धैर्य से मेरी बात सुनिए। जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो सरकारी आंकड़ा है, चाहे वो मिनिस्ट्री का हो, चाहे वो केंद्रीय सरकार का हो, जी। वो 8.67% के ऊपर हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट एज ऑफ 21 दिसंबर 2019 है। जी। आप इस बात को समझिए, मैं आपको जो बता रहा हूं बिल्कुल तथ्यात्मक बात बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कीजिए। अब ये प्राइवेट, देखिए कांग्रेस पार्टी ने जब अपना लोकसभा का मैनिफेस्टो बनाया, जी। उस समय जो मैनिफेस्टो कमेटी के सदस्य थे, उन्हीं की ऐसी एक कंपनी जिस प्रकार का आप नाम ले रहे हैं ना, उनका नाम अतुल शाह है। अतुल शाह ने ये डाटा रिलीज किया कि हरियाणा में 23% अनएम्प्लॉयमेंट है। जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के जो मानदंड है वो किस हिसाब से वो कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर कांग्रेस वालों की वेबसाइट या उनके प्रायोजित कंपनियों की वेबसाइट से या उनके प्रायोजित संस्थानों की अगर हम डाटा लेंगे, तो वो निश्चित रूप से आपको दिखाएंगे कि साहब जो तो ये आप किस आधार पंजाब पर है, कह पंजाब सकते तो हैं कि बहुत हेल्दी ये है विपक्षी पार्टियों के प्रायोजित डेटा हैं? जी। ये आप किस आधार पर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि वो तो आरोप प्रत्यारोप का सवाल नहीं है। मैंने ये कहा है यदि आप वहां से लेंगे, तो मैंने ये तो नहीं कहा कंक्लूसिवली कि आपने वहीं से लिया है। जी। अभी ये तो जांच का विषय देखना पड़ेगा कि आप जो बता रहे हैं वो किसकी है वेबसाइट। देख लेते हैं, आप मेरे को एक बार अपनी टीम से कहिए कि मुझे एसएमएस या व्हाट्सएप कर दें इसका नाम। जी ठीक है, मैं आपको बाद में अपनी मैं अभी करवाऊंगी। आपको जी जी इसका अभी दे देंगे, आपको उसके अंदर उत्तर ठीक है, कुछ अभी मत हम इस चाहिए। पर बहस ना परंतु करके, निश्चित जो रूप क्योंकि से बजट आने बड़ी वाला है। जिम्मेवारी से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा में 30% अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। ठीक है रमनीक जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हम उम्मीदें बजट यहाँ पर, क्योंकि बजट आने वाला है, इस पर एक पॉजिटिव चर्चा करना चाह रहे हैं ताकि जनता के हित से हम बात यहाँ पर कर सके जुड़ी हुई। तो हम इस तरीके की बात पे ना पढ़कर इसको आगे बढ़ाते हैं, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, वो पहले अपने दर्शकों को बता दें, उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, सत्र की कार्रवाई जो है शुरू होने से पहले सीएम मनोहर लाल का ट्वीट यहाँ पर सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि पहली बार मैं हरियाणा का बजट पेश करूंगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी क्षेत्रों में समान विकास का लक्ष्य हमने तय किया है, हर क्षेत्र के लिए एक जैसा विकास होगा, समान विकास के लक्ष्य पर बजट आधारित होगा। तो सत्र की कार्रवाई से पहले जो है सीएम मनोहर लाल ने यहाँ पर ट्वीट किया है। चलिए आपको ट्वीट भी दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है कि वित्त मंत्री के रूप में आज मैं पहली बार हरियाणा का बजट पेश करने जा रहा हूं। प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हो और इसी लक्ष्य के साथ हमने पूर्व बजट परामर्श बैठक के माध्यम से सुझाव लिए हैं। तो ये उन्होंने ट्वीट करके हरियाणा की जनता से बात कही है, क्योंकि पहली बार वो मुख्यमंत्री वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करने वाले हैं और उम्मीदें इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी अपने इस ट्वीट में भी लिखा है कि इससे पहले जो है बजट परामर्श बैठक के माध्यम से यहाँ पर सुझाव लिए गए हैं, तो और ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। रमनीक मान जी, आप जिस तरीके से बात कर रहे थे, अब यहाँ पर बजट भी आने वाला है, कुछ ही समय बाकी रह गया है, सीएम मनोहर लाल का ट्वीट आया है, तो उम्मीदें यहाँ पर और ज्यादा है क्योंकि रायशुमारी पहले बहुत ज्यादा की गई है, पहली बार ही किसी मुख्यमंत्री ने इस तरीके का काम किया है। केंद्रीय स्तर पे जी ये निरंतर एक प्रक्रिया रही है जिसके अंदर केंद्रीय बजट आने से पहले, प्रस्तुत करने से पहले इस प्रकार की रायशुमारी करने का एक रिवाज है। परंतु हरियाणा प्रदेश जो है वो हरियाणा प्रदेश देश के अंदर पहला ऐसा प्रदेश है जिसने इस प्रकार की रायशुमारी करने का काम किया है। और सभी एक, जिसे कहते हैं ना इंक्लूसिव यानी कि सभी को साथ लेके चलने की जो बात हरियाणा के अंदर और केंद्र के अंदर सभी वर्ग के लिए समान विकास कार्य किए जाएंगे। जी जी, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात होती है और जिस इंक्लूसिव के अंदर विपक्षी दल भी हो गए और सत्ता पक्ष के लोग भी हो गए, सभी का एक जिसे कहते हैं कि उनके विचार, उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उनके अनुरूप बजट प्रस्तुत करने का प्रयास है। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में जिस तरह अब ये दिन प्रोग्रेस होएगा, 11 बजे 11:30 बजे के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी बजट टेबल करेंगे, पेश करेंगे, तो आप पाएंगे कि ये बिल्कुल जन के अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप है। और इसके अंदर जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सभी विधायकों की सभी बातें तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते, पर अधिकांश जो यथासंभव होंगी चीजें उनको बजट के अंदर लेने का प्रयास करेंगे। जी रमनीक जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे कि प्री बजट की बैठकें हुई हैं, इस बार के बजट में जो है खास है, वहीं पर आपके सामने एक ये भी चुनौती कह सकते हैं कि गठबंधन की सरकार है, तो बजट में मनोहर छाप दिखाई देगी या फिर गठबंधन के कॉमन एजेंडा की छाप यहाँ पर बजट में दिखाई देने वाली है? देखिए, मैं आपको दो बातें बड़ी स्पष्टता से बताना चाहता हूं कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। जब से हरियाणा स्थापित हुआ तब से हरियाणा सरकार एक निरंतर प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है। गवर्नमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मुख्यमंत्री आएंगे, कैबिनेट आएगी, बदल जाएगी, अधिकारी आएंगे, बदल जाएंगे, बट गवर्नमेंट एग्जिस्ट। तो हरियाणा सरकार का जो पहले दिन से ध्येय था वो ये था कि हम हरियाणा के सभी वासियों के लिए, सभी हरियाणवियों के लिए, जो हमारे 2.5-3 करोड़ हरियाणवी है, उनकी आकांक्षा और अपेक्षाओं के अनुरूप ये बजट हो। इसके अंदर ये छाप कहना कि ये जसपा छाप होगा या भाजपा छाप होगा,
इस प्रकार की बात नहीं है। ये हरियाणा साफ लेकिन बजट बात होगा अगर और गठबंधन हरियाणा सरकार की जनता की का जाए, साफ बजट होगा। सरकार जो है अब गठबंधन की है, तो वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की शगुन, बात इसका करते इसका हैं। इसका इस सवाल का जी जवाब हम जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी जी से ले लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जब सत्ता में आने से पहले हरियाणा की जनता से कई बड़े वादे किए थे। बीजेपी ने अपने वादे किए थे, आपने अलग वादे किए जी थे, बाद में गठबंधन हुआ तो आपने यहाँ पर जो प्रमुखता से जिन अहम बिंदुओं को रखा उसमें ये था कि आप बुजुर्गों को 5100 रुपए पेंशन जी देंगे, 11,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब जब बजट आने वाला है तो क्या आप जो वादे आपने किए थे, क्या उनका जिक्र, क्या उनके लिए कुछ इसमें घोषणा हो सकती है? भाग सिंह जी। देखिए, सबसे पहले जो आज माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी बजट पेश करने जा रहे हैं, वो आज तक का सबसे बढ़िया और ऐतिहासिक बजट होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार केंद्र की रवायत थी, उसके अलावा प्रदेश के अंदर पहली बार चलन हुआ कि प्री बजट चर्चा हुई। और वो प्री बजट चर्चा विधायकों के साथ साथ हर क्षेत्र के, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे और कोई तबका हो, सबसे, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वो सबके साथ बैठकर चर्चा की कि किस प्रकार का बजट है। देखिए, चुनाव हुए, सरकार बन गई, लेकिन सबसे पहले हमारा जो प्रदेश के हित हैं, उनके हित के लिए कार्य किया जाए और प्रदेश की जनता के लिए अच्छी योजना लेकर आई जाए। अगर देखिए, अगर सरकार एक तरफ से भी, आपने कहा कि वायदे जरूर किए थे, जो वायदे किए थे उसके हिसाब से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था। अब मानिए कि अगर सरकार क्लियर किसी की भी आ जाती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत ही ना होती। और अगर एज इट इज ही भारतीय जनता पार्टी की सभी बातें और जननायक जनता पार्टी की सभी बातें एकदम लागू करने की बात आ जाती है, उसके अंदर देखिए दोनों के अलग अलग हैं। काफी बिंदु ऐसे थे जो सेम थे, जिनके ऊपर तकरीबन थोड़ा फर्क हो वो हमने किए भी हैं सरकार ने, लेकिन कई बिंदु ऐसे थे जिनके अंदर बहुत चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो ये आने वाले समय के अंदर आज भी कई बातें ऐसी होंगी जो भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का पार्ट था, उसको लेकर आ रही है। और सरकार, जाहिर सा अभी सरकार के पास समय है, और जो जो वायदे किए हैं जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने मैनिफेस्टो के अंदर, तो सरकार को जो मैंडेट मिला है 5 साल का, उसके ऊपर पूरी वर्किंग होगी। बजट देखा जाएगा किस प्रकार से होगा। तो आज जो बजट है वो ओवरऑल बजट है, जिसके अंदर चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे रोजगार के साधनों को उपलब्ध करवाने की बात हो, जिस प्रकार से आज रोजगार मेले भी प्रदेश के अंदर लगाए जा रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार, और जो सबसे बड़ी बात लेकर आए हैं जिसको कहते हैं पारदर्शिता। आप चाहे देखिए आंकड़े पिछले कभी के उठा लीजिए, जो पारदर्शिता इस सरकार ने लेकर आई है वो आज तक कहीं नहीं लेकर आई। चाहे वो किसी प्रकार से कहीं अनियमितता कहीं पाई जाती है तो सरकार सबसे पहले आंकड़े लेकर स्वयं उसको आती है कि यहाँ पे ये कमी पाई गई है, ताकि जनता को पता लगे कि सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, काम करने की नीयत है और गलत व्यक्तियों के प्रति कड़े कदम उठाए जाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज माननीय मनोहर लाल जी जो बजट लेकर आएंगे वो हरियाणा सरकार का बजट होगा, और जो बजट के अंदर जो बातें होंगी वो प्रदेश के लिए हितकारी बातें होंगी, और प्रदेश के लिए ही बजट तैयार किया गया, उसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। जी, यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अजय सिंगला जी, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि वो किस तरीके की, हालांकि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन एक हरियाणा के आम नागरिक के तौर पर देखें तो उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा बजट, और विपक्ष के नेता होने के नाते किस तरीके से आप देखते हैं आज के बजट को? हम केवल आलोचना के चाहेंगे कि सरकार अच्छा बजट लाए, देश के हित का बजट लेके आए, जिसकी संभावना नहीं है, लेकिन हम भी एक पॉजिटिव वे में चाहेंगे बजट आए। और भाजपा प्रवक्ता जी ने तो पहले ही निश्चित कर दिया है कि आपके दिए हुए आंकड़े कांग्रेस के आंकड़े हैं। मैं ना मानूं, जब शुरुआत ही नेगेटिव से है कि बेरोजगारी की दर इतनी है, यानी कि जो चैनल बता रहा है आंकड़े वो सरकार के आंकड़े नहीं है, कांग्रेस के आंकड़े हैं, और जो ये बता रहे हैं वो सरकारी आंकड़े हैं। हम चाहते हैं कि बजट अच्छा हो, प्रदेश के हित में हो, और जो, लेकिन आप लोगों को भी तो इस बार मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल ने पूरा मौका दिया, आप लोगों से भी तो सुझाव मांगे थे, तो आपको उम्मीद है कि उन सुझावों को शामिल किया जाएगा, जो पॉजिटिव सुझाव, अच्छे सुझाव दिए गए? से कह रहे हैं कि जो भाजपा की सरकार है इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है, सुनो सबकी, करो मन की। हमने तो सबकी सुनी थी और हमने अपने मन की कर दी। रही बात मेरे छोटे भाई भाग सिंह जी की, एक विधानसभा से आते हैं तो देख लेते हैं कि ये 5100 रुपये पेंशन कब करते हैं, 11,000 रुपये कब करते हैं, गन्ने का रेट कब
कराते हैं। ठीक है, इस सवाल का जवाब हम लेंगे भाग सिंह जी से, लेकिन पहले यहाँ पर जिनका सबसे अहम रोल है MM गोयल जी, अर्थशास्त्री, जो कि बहुत अच्छे से समझते हैं हर चीज को, खासतौर पर बजट से जुड़ी, सबसे पहले उनका मैं रुख कर लेती हूँ, उनसे जानती हूँ कि सर, हरियाणा का बजट आज आने वाला है, बतौर मुख्यमंत्री वित्त मंत्री CM मनोहर लाल बजट पेश करने वाले हैं, तमाम रायशुमारी हुई है पहले, किस तरीके की बजट की उम्मीद इस बार की जा सकती है? क्योंकि एक बड़ी चुनौती भी है कि बेरोजगारी है प्रदेश में, जिसको कम करना है, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करना है। गोयल जी, सबसे पहले तो चाहूंगा वित्त मंत्री के तौर पर 2020-21 का बजट पेश है जी मैंने 2019-20 के आंकड़े पढ़े थे जी और उसमें ये नोट किया था कि जो हमारा बजट का साइज है, बजट का साइज होता है टोटल एक्सपेंडिचर, और वो 19-20 में 1,32,165 करोड़ था, जी जिसमें 2018-19 के मुकाबले में 14.73% की वृद्धि थी। जी जब हम 2020 को सुशासन वर्ष कह रहे हैं, तो इसमें सुशासन करते हुए हमें इस खर्चे को बढ़ाने की बजाय कम करना चाहिए। बिल्कुल। अगर बढ़ाना है तो बढ़ाने की दर कितनी होनी चाहिए? मेरा ये मानना है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति से भी जूझ रही है। मुद्रास्फीति की दर होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पर तो है 3.1%, रिटेल प्राइसेस के आधार पर ये इन्फ्लेशन रेट 7.59% है, जो कि हमें ये आंकड़े बता रहे हैं। मेरा चिंतन ये कहता है कि अगर वास्तव में मुख्यमंत्री जी बैलेंस्ड बजट की बात कर रहे हैं, बैलेंस्ड बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सबसे पहले तो एक्सपेंडिचर को देखना पड़ेगा कि वो टोटल में से कितना एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पे किया जाएगा और कितना जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे किया जाएगा। और हमारा ये मानना है कि वैसे तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70-30 की रेशो में होता है, 70 के करीब होता है, जैसे पिछले बजट में 71.3% था और कैपिटल एक्सपेंडिचर 28.7% था। हम उम्मीद कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाएंगे, लेकिन गंभीरता के साथ एक बात कहना चाहूंगा कि व्यय की बढ़ने की दर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बढ़ने की दर से ज्यादा है। इसका मतलब है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाएगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी राज्य में बढ़ेगी। जहां तक बात है इसके लिए रुपया कहां से आएगा, कहां जाएगा, हमारे आर्थिक दृष्टि से जो कॉन्सेप्ट होते हैं फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, उनके आंकड़ों से मुझे लग रहा है, मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा कि हरियाणा देश का पहला राज्य था जिसने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट को पास किया था और लागू किया था। उसके आधार पर मुझे आज मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है कि वो खर्चों को थोड़ा ध्यान से करेंगे और रुपए की उपलब्धता कराने के लिए नए नए साधन जुटेंगे। वैसे तो अगर हम देखें रुपया आ कहां से रहा है, पिछले वर्ष जो है हमारे पास स्टेट के अपने टैक्सेस के द्वारा सबसे ज्यादा पैसा आया था 30.67% और हमने 32.36% बोरो किया था। जहां तक सेंटर से पैसा जो ब्याज उसके इनकम टैक्स में से आता है वो था 15.96% और नॉन टैक्स रेवेन्यू केवल मात्र 7.58% था। अगर मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा होता तो इस बजट में रुपया लाने के लिए कुछ और साधन भी सोचे जा सकते थे। तो क्या वो साधन हो सकते सर, वो भी हम आपसे जानेंगे। नॉन टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया जा सकता था। क्या वो साधन हो सकते हैं रेवेन्यू बढ़ाने के, आपके हिसाब से क्या विकल्प हो सकते हैं? और हाँ, जैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट में 3 सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट देने की उपलब्धता होती है, जिसका कोई अमाउंट सरकार वास्तव में नहीं लेती, बहुत मिनिमम कीमत के ऊपर ये सर्टिफिकेट मिलते हैं। अगर सरकार देश में लोगों के हित के हिसाब से सोचती है तो हमें इनकी एक उचित कीमत निर्धारण करनी चाहिए। और मैं तो यहाँ तक सोचता रहा हूँ कि अगर इन तीनों सर्टिफिकेट की
राशि 10% इनकम का हो तो वास्तव में सरकार इतने रिसोर्सेज जनरेट कर सकती है कि हमें सेंटर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। और इसी तरीके से जो हमारा सर्विसेज का यूजर चार्जेस है या स्टेट फीस है, इनको भी इन्फ्लेशन के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि हम वित्त व्यवस्था ठीक तरीके से कर सके। इससे भी महत्वपूर्ण बात, फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए सर माफी के साथ यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, आपके मौका दूंगी दोबारा से अपनी बात को पूरा करने का। एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो हम अपने दर्शकों को बता दें। इस बीच एक बड़ी खबर, क्योंकि बजट पेश होने वाला है, कार्रवाई 11 बजे से शुरू होगी, तो विधानसभा में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और आज हरियाणा विधानसभा में एक नया इतिहास लिखा जाएगा। और 100 दिन की तैयारी के बाद वित्त मंत्री की भूमिका में आज मुख्यमंत्री सीएम मनोहर लाल दिखाई देंगे, जो कि सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा और साथ ही साथ किसान पर इस बार जो है बजट का फोकस रहने वाला है। 3C के साथ यहाँ पर किसानों पर भी फोकस किया जाएगा। अब की बार बजट में 15% का इजाफा होने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। पिछली बार 1,32,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, इस बार ये बढ़ेगा और विधानसभा में विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो ये बड़ी खबर हमने आपको बताई है कि वहां पर जो है विधायकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और गोयल जी आप अपनी बात पूरी कीजिए जो आप महत्वपूर्ण बता रहे थे। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट अमेंडमेंट एक्ट में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 पे रहा है और इसको लागू करना हमारा जो है उत्तरदायित्व बनता है। और इसके आधार पर फिस्कल डेफिसिट जो कि रेवेन्यू रिसीव्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर से मापा जाता है, लेकिन राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार रेवेन्यू रिसीव्स में अदर देन कैपिटल रिसीव करके को जोड़ लेता है। यहाँ क्या जोड़ा जाएगा ये मैं सोच रहा था। वैसे तो हमारे राज्य में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऐसी है, अगर मुझे मौका दिया होता मुख्यमंत्री जी ने ये पूछने के लिए कि कहां से इस फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए, तो मैं हरियाणा सरकार को ये बताता कि हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो 44 कॉम्प्लेक्सेस पूरे हरियाणा में लगाती है, जहां रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो घाटे में चल रही है। वास्तव में अगर देखा जाए ये सरकार का उत्तरदायित्व नहीं होता कि होटल चलाए जाए, रेस्टोरेंट चलाए जाए। तो मैं सबसे पहले मुख्यमंत्री जी को बताता कि हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन को कंक्लूड कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए और ये इसको प्राइवेट सेक्टर को दे दीजिए ताकि राज्य की वित्त व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और जहां तक बात है रुपया जा कहाँ रहा है, पिछले बजट में 30.69% सोशल सर्विसेज पे दिया गया था जी। जैसा मैं आपकी चर्चा सुन रहा था, महिलाएं भी एक्सपेक्ट करती हैं कि महिलाओं के विकास के लिए खर्च किया जाए। यहाँ अगर मुख्यमंत्री जी ने मुझसे पूछा होता तो मैं डायरेक्टली वीमेन डेवलपमेंट के लिए अलग कोई एलोकेट करने की बात ना करता, बल्कि ये कॉन्सेप्ट है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग का मतलब ये होता है कि रुपए पैसे को इस तरीके से खर्च किया जाए जिसका अल्टीमेट फायदा महिलाओं को हो। केवल एलोकेशन करने से काम नहीं चलता। मैं कुछ चीजें ऐसी सोचा करता हूँ कि खर्चा जो है सबके लिए होता है, लेकिन उसका अल्टीमेट फायदा महिलाओं को होता है। जैसे अगर हम जैसे स्वच्छता के अभियान के अंतर्गत हमने टॉयलेट्स बनाए हैं, टॉयलेट्स महिलाओं के पुरुषों के अलग अलग होते हैं, लेकिन लुकिंग ग्लास मिरर इकट्ठा हो सकता है, लेकिन वो मिरर लगाने का प्रयोग तो सभी करते हैं, लेकिन मिरर का प्रयोग महिलाएं ज्यादा करती है। इसलिए एक ऐसा पैसा जरूरी नहीं है कि वो महिलाओं पे खर्च किया जाए, लेकिन जिसका अल्टीमेट फायदा महिलाओं को हो, इस तरीके का कॉन्सेप्ट जेंडर बजटिंग के अंदर आता है। और इसका पता नहीं, मुझे अनुभव नहीं है कि राज्य सरकार ऐसा करने जा रही है नहीं करने जा रही है। जहां तक बात है इकोनॉमिक सर्विसेज की, इकोनॉमिक सर्विसेज को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, केवल मात्र इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके हम ई गवर्नेंस में शील्ड लेकर के सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेरा ये मानना है कि अगर 2020 सुशासन वर्ष है, इस सुशासन वर्ष में हमें
ब्राइब के ऊपर, करप्शन के ऊपर लगानी जी गोयल जी, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे, आपको बोलने का मौका देंगे, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ आर.एन. मलिक जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, उनकी राय जान लेते हैं। जी आर.एन. मलिक जी, जैसा कि अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो चुनौतियां किस रूप से आप देख सकते हैं प्रदेश के सामने, और चुनौतियों को देखते हुए किस तरह से बजट का ढांचा जो है वो होना चाहिए? तो यहाँ पर शायद राजनीतिक विशेषज्ञ से हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो वहीं पर अगर हम गोयल जी से यही सवाल लेते हैं कि चुनौतियां अगर देखें प्रदेश के सामने तो वो किस तरह की हैं, और उन चुनौतियों को देखते हुए जो है वो ढांचा बजट का किस रूप में होना चाहिए? देखिए, चुनौतियां तो सबसे पहले जो अभी एक मित्र कह रहे थे कि हमारी सरकार केंद्र में भी और राज्य में भी इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कमिटेड है, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ को अनुभव करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारे राज्य के लोग कैसे हैं। मैं बार बार अपने भाषणों में बात कहता रहा हूं कि मेरे देश के कुछ युवा केयरलेस और यूजलेस हैं। चैलेंज ये है कि उन केयरलेस और यूजलेस को कैसे केयरफुल और यूजफुल बनाया जाए। जहां तक बेरोजगारी की बात है, आंकड़े चाहे वो सीएमआई के हों, चाहे वो एनएसएसओ के हों, उन आंकड़ों के ऊपर विश्वास करें या ना करें, देखिए ये तो मानना पड़ेगा कि बेरोजगारी तो है। बेरोजगारी से भी ज्यादा गंभीर समस्या अंडर एम्प्लॉयमेंट की है। रमनीक जी, आपके पास आएंगे हम। राज्य के युवा 10-10 हजार रुपए पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर 10,000 रुपए पे काम कर रहे हैं, उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। रमनीक जी अभी सुनिए, आपको भी मौका देंगे जी। अरे मैं चुप हूँ भाई, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, मैं तो चुप हूँ। बात करने के लिए भी हमें प्रयत्न करने चाहिए। जी जी, अजय सिंगला जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ गोयल साहब को कि आगे जब से भी बजट की तैयारी हो तो इनसे भी राय ली जाए। बहुत अच्छी राय दे रहे हैं आप। नहीं तो इकोनॉमिक्स से तो राय भ्रष्टाचार रोकने का है, बेरोजगारी का है, नशे का है, इसके ऊपर बजट में क्या है ना, हम तो इसके लिए बैठे हैं। अब बजट बन चुका है, हम लोग तो सुझाव इस समय देने का हमारा लाभ उतना नहीं, हम ये देखेंगे कि बजट में क्या है, क्या स्वास्थ्य के ऊपर है, क्या शिक्षा के ऊपर है, जो नशा पूरी तरह से हरियाणा में घर घर आ चुका है उसके ऊपर क्या है, जो बच्चे बेरोजगार है तो बच्चे बेरोजगारी के कारण नशे की ओर जा रहे हैं, डिप्रेशन की ओर जा रहे हैं, उसके ऊपर क्या है, महिला सुरक्षा के ऊपर क्या है। जब बजट में ये चीजें आएंगी उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं कि इसके ऊपर बजट में कुछ आए। और मुख्यमंत्री जी ने जो इतना बड़ा इवेंट किया है 3 दिन रेड बिशप में, वो बताया कि उन्होंने क्या सुझाव लिए, किसके सुझाव रखे। मोरल उत्साह है हमारे एमएलए का, चाहे तो ये चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने जो आने वाले में चाहिए, नशे का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का। क्या बजट में विपक्ष को जवाब मिल जाएगा? घोटाला, शीरा घोटाला, खनन घोटाला, घोटालों से घिरी पड़ी है सरकार, उसके विषय में बजट में क्या आने वाला है, विषय ये है। रमनीक मान जी, क्या विपक्ष को जवाब मिलेगा बजट? जी मैं पहले तो जो राजनीतिक बातें कही उनका उत्तर देता हूँ, और जो विपक्ष के संबंध में और जैसे हमारे राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं या हमारे जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं साहब, इनकी बात, गोयल साहब की बात का भी उत्तर दूंगा। पर पहले मैं ये समझना चाहता हूँ कि छाछ तो बोले बोले छन्नी भी बोले जिसमें सोचे थे। अरे साहब, आपके समय में जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे उन पर 6 सीबीआई के केस, 142 विजिलेंस की इंक्वायरियां, 6 अलमारियां भर के चार्जशीट दायर होती है कोर्ट के अंदर। आप बता रहे हैं कि करप्शन क्या होता है, घोटाला क्या होता है? आप बताइए, जो सरकार खुद प्रोएक्टिव हो गई। अरे अब आपने सुना, आपको अरे आपने इतने झूठे आरोप है, अरे एंकर महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि अजय सिंगला जी, आप अभी आपको मौका मिला था, आपने अपनी बात रखी। अजय सिंगला जी, मैं आपके पास आऊंगी, पहले आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए धैर्यपूर्वक, फिर आपको भी मौका दूंगी। जी रमनीक मान जी, आपने झूठे आरोप लगाए, हमने सुनी ना आपकी बात। अब हम सच बोल रहे हैं, सच सुनने का धैर्य रखिए। अरे जब है तो क्या करें भाई, 6 सीबीआई के केस है, बताओ क्या करें। 142 विजिलेंस की इंक्वायरी क्या करें, जमानत पे चल रहे हैं, चाहे आपके वो राष्ट्रीय अध्यक्षा हो, चाहे वो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे आपके पूर्व के मुख्यमंत्री हो। अब सब जमानत में मैं क्या करूंगी, मेरी गलती है क्या? अब आप सुनिए, अब जो आर्थिक बातें हैं, अजय सिंगला जी मैं उनका उत्तर लीजिए। सुनिए, अजय सिंगला जी सुनिए, आर्थिक बातें इस विषय में तो मेरे पास भी बहुत कुछ है। ठीक है,
अभी सुनिए आपके पास जब होगा देखिए। हम यहाँ बजट पर चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर मुद्दों से ना भटकें प्लीज। जी रमनीक मान जी, मेरा निवेदन ये है और गोयल साहब को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट है हरियाणा का, वो आपकी जानकारी के लिए गोयल साहब आपने देखा होगा, आपको ज्ञात भी होगा, आप सुलझे हुए इंसान है, 1% से नीचे है रेवेन्यू डेफिसिट। और जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, जो IMF की गाइडलाइंस है, RBI की गाइडलाइंस है और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो गाइडलाइंस है, वो 3% से नीचे होना चाहिए, हमारा 2.8% है। और जो हमारी बोरोइंग है वो GDP का 25% से नीचे होना चाहिए। हम आज भी 21% के आसपास अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे हैं, हमने कभी वॉयलेट नहीं किया, पिछली सरकारों में वॉयलेट होता रहा है। अब आपको निरंतर बता रहा हूं कि जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसको ग्रीन में रखा है हरियाणा सरकार ने, उसको रेड में नहीं जाने दिया, यानी कि उसको लॉस में या उसको नेगेटिविटी में नहीं जाने दिया, हमने उसको निरंतर मेंटेन करके रखा है। तीसरी बात महत्वपूर्ण जो है, जो हमारा जो इंक्रीज ऑफ बजट है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हेल्थ सेक्टर वाइज बताता हूं मैं आपको। जो पिछले समय में हमने 25% इंक्रीज किया बजट अपना हेल्थ के इन्वेस्टमेंट को लेके, हमने 10% ट्रांसपोर्ट में इंक्रीज किया, हमने 11% एजुकेशन में इंक्रीज किया, हमने 47% अपना एग्रीकल्चर के अंदर इंक्रीज किया, रूरल डेवलपमेंट के अंदर अपने अपना बजट पिछली बार 22% इंक्रीज किया, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर मैं बता रहा हूँ। और अगर हम अपना बेस लेके चले, जो हमने इनहेरिट किया, जो हमारे को जिसे कहते हैं ना कि हमारे को विरासत में मिला, उस वक्त स्टेट की इकोनॉमी, ये ऐसा नहीं कि हरियाणा सरकार या हमारी सरकार ने सब कुछ कर दिया, ये इंक्लूसिव जो स्टेट की GDP होती है, जो GD ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट होता है, वो जो हमारी GSDP है, वो हरियाणा के सभी 2.5 करोड़ 3 करोड़ लोगों की जो संयुक्त कमाई है, जो उनका टोटल उनका एफर्ट है, मैं उसके विषय में बता रहा हूँ। मैंने जैसा कि आपको बताया कि जिस वक्त हमने सरकार ली, वो मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी थी कैसी नहीं थी उसके ऊपर टिप्पणी करना मैं ठीक नहीं समझता, पर हमारी 4 लाख करोड़ की इकोनॉमी थी और आज हमारी इकोनॉमी 7.85 लाख करोड़ की है। हमने हमारी सरकार के दौरान हमारी आप फिजिकल पॉलिसीज को, हमारी मॉनेटरी पॉलिसीज को, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को, हमारी बजटरी एलोकेशन को, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, हम वापस आएंगे आपकी तरफ और आपकी बात को सुनेंगे, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।